मॉर्निंग मैम। गुड मॉर्निंग। आवाज आ रही है? यस मैम। ठीक है, हिंदी की बुक निकाल लियो। यस मैम। चलो ठीक है, चैप्टर 5 हम लोग का कंप्लीट हो गया था। ठीक है, अब हम लोग चैप्टर 6 स्टार्ट करते हैं। ठीक है, सभी बुक निकाल लिए हो ना सब? यस मैम। चलो ठीक है, चैप्टर 6 है हमारा, हमारे राष्ट्रीय प्रतीक। जो हमारा राष्ट्रीय प्रतीक है, जो हमारे भारत का क्या होता है, कुछ प्रतीक होते हैं, कुछ सिंबल होते हैं ना, इसमें ये बताया गया है कि जो जो हमारे भारत का प्रतीक है उसके बारे में यहाँ पे चर्चा की गई है। फर्स्ट देखो हमारा क्या है, फर्स्ट हमारा है राष्ट्रीय चिन्ह। ठीक है, राष्ट्र क्या है हमारा प्रतीक पहला? राष्ट्रीय चिन्ह। ठीक है, क्लियर है? देखो अभी क्या है इसमें, राष्ट्रीय चिन्ह हमारा कहाँ से लिया गया उस बारे में बताया गया है। सारनाथ में स्थिति अशोक स्तंभ के शीर्ष भाग को हमारे राष्ट्रीय चिन्ह के रूप में स्वीकार किया गया है। इस शीर्ष भाग को सारनाथ के संग्रहालय में सुरक्षित रख दिया गया है। अशोक के मूल स्तंभ की आकृति एवं हमारे चिन्ह में 4 सिंह एक दूसरे के की ओर पीठ किए हुए खड़े हैं। क्या इसमें बताया गया है कि जो सारनाथ जो चिन्ह लिया गया है अशोक के मूल स्तंभ से, उसकी आकृति में हमारे चिन्ह में 4 सिंह है, मतलब 4 शेर हैं जो एक दूसरे की ओर पीठ करके मतलब खड़े हैं। ठीक है, इनके नीचे घंटे की आकृति के पदम के ऊपर एक चित्रवल्ली में एक हाथी, बात मत कीजिए, चित्रवल्ली में एक हाथी, एक दौड़ता हुआ घोड़ा, एक सांड तथा एक सिंह की उभरी हुई मूर्तियां हैं। जो अशोक स्तंभ है हमारा, उसके अंदर तक क्या है, पहले तो वो है क्या है, 4 है सिंह है जो एक दूसरे की तरफ पीठ करके खड़े हैं। फिर उनके नीचे घंटे की आकृति है, उसमें क्या क्या बना है, पदम के ऊपर एक चित्रवल्ली में एक हाथी है, एक दौड़ता हुआ घोड़ा है, एक सांड है तथा एक सिंह की उभरी हुई मूर्तियां हैं। ठीक है, यस मैम। माइक ऑफ कीजिए सब। ठीक, तो इतनी 4 चीजें हैं। फिर उसके बाद जिनको बीचों बीच चक्र बना हुआ है, जिसके पीछे बीच में क्या बना है, एक चक्र बना हुआ है। फलक के नीचे देवनागरी लिपि में सत्यमेव जयते अंकित है, जो मुंडको उपनिषद से लिया गया है। जो सत्यमेव जयते है वो कौन से उपनिषद से लिया गया है, मुंडको उपनिषद से लिया गया है। निकिता माइक ऑफ कीजिए, निकिता माइक ऑफ कीजिए अपना। फिर उसके बाद क्या है, भारत के राष्ट्रीय चिन्ह का प्रयोग राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, भारत सरकार के विभिन्न मंत्रालय एवं कार्यालयों तथा न्यायपालिका आदि से संबंधित समस्त सूचनाओं आदि पर किया जाता है। इस चिन्ह का प्रयोग कहाँ कहाँ होता है, राष्ट्रपति के लिए, उपराष्ट्रपति के लिए, प्रधानमंत्री, भारत सरकार के विभिन्न मंत्रालय जितने होते हैं एवं उनके कार्यालय तथा न्यायपालिका आदि से संबंधित समस्त सूचनाएं आदि पर किया जाता है। इस स्तंभ चिन्ह का प्रयोग इतनी जगहों पर किया जाता है। ठीक है, दूसरा हमारा क्या है, सेकंड है हमारा राष्ट्रीय ध्वज। सेकंड हमारा क्या है, राष्ट्रीय ध्वज है। ठीक है, देखो इसका प्रयोग कहाँ कहाँ हुआ है। राष्ट्रीय ध्वज का प्रयोग, प्रत्येक स्वतंत्र राष्ट्र का अपना ध्वज होता है। जो प्रत्येक राज्य है या प्रत्येक राष्ट्र है उसका क्या होता है, अपना एक
ध्वज मतलब झंडा होता है। ध्वज उस देश के गौरव का प्रतीक होता है। ध्वज क्या है? जो झंडा है उस राष्ट्र का, उस देश का प्रतीक होता है कि ये यहाँ का चिन्ह है। ठीक है, हमारे देश का भी अपना ध्वज है। हमारे देश का भी क्या है? ध्वज है कि नहीं? इसमें तीनों रंगीन पट्टियां समांतर है। जो 3 रंग की पट्टी है वो क्या है? तीनों एक ही रेखा में समानांतर है। ध्वज की लंबाई चौड़ाई 3 संबंधी 2 के अनुपात में है। उनकी लंबाई और चौड़ाई कितने अनुपात में है? 3 संबंधी 2 के अनुपात में है। हमारे ध्वज के तीनों रंग देश की सभ्यता, संस्कृति और खुशहाली के प्रतीक है। ये तीनों क्या है? हमारे जो 3 रंग है कि नहीं? ऑरेंज है, व्हाइट है एंड ग्रीन है। जो क्या है? तीनों देश की सभ्यता, एक सभ्यता को बताता है, दूसरा रंग उसके संस्कृति को बता रहा है और तीसरा रंग खुशहाली का प्रतीक है। सबसे ऊपर की पट्टी का रंग केसरिया है। जो हमारे झंडे के ध्वज का क्या है? जो ऊपर वाली पट्टी है उसका रंग क्या है? केसरिया रंग का है। यह रंग भारतवासियों के त्याग और बलिदान की ओर संकेत करता है। जो केसरिया रंग होता है ध्वज का, वो किसकी ओर इंगित कर रहा है? भारतवासियों के त्याग और बलिदान की ओर संकेत करता है और श्रद्धा भावना का प्रतीक है। सबसे नीचे हरे रंग की पट्टी, जो सबसे नीचे का कलर क्या होता है? वो हरे रंग का है। जो यह पट्टी देश के बता रहे ना, सुनो पहले ऑरेंज है, फिर लास्ट में बोल रहा है ना, अभी बीच की बात नहीं कर रहा है। ठीक है, क्या है? यह पट्टी देश की खुशहाली, कृषि या उद्योगों का विकास का प्रतीक है। केसरिया और हरे रंग के बीच पट्टियों के बीच एक सफेद रंग की क्या है? पट्टी है। यह शांति का प्रतीक है। भारत की देश विदेश में शांति व्यवस्था बनाए रखने की विदेश नीति को दूर दूर तक फैलाती है। अब समझ में आया? जो व्हाइट कलर का क्या अर्थ है यहाँ पे? वो शांति का प्रतीक है। हाँ, सब समझ में आया तुमको? फिर इसी पट्टी के केंद्र में, मतलब 3 रंग हो गए, केसरिया हो गया, हरा हो गया और सफेद हो गया। इन 3 के अंदर क्या है? जो सफेद है उस पट्टी के केंद्र में 24 तीलियों का एक चक्र है। उनके बीच में क्या है? 24 तीलियों का चक्र है, जिसका ढांचा सम्राट अशोक के सारनाथ स्तंभ से लिया गया है। जो ये क्या अभी जो स्तंभ वाला पड़े था ना, अशोक चक्र वाला, उसमें क्या था? बना हुआ था ना, तो वहीं से ये जो चक्र है हमारे झंडे के बीच का, वहां से लिया गया है। ठीक है, बीच में मैम नीला वाला भी है ना मैम? हाँ, में नीला चक्र। हाँ, तो इसमें क्या है? 24 तीलियां विभिन्न दिशाओं में भारतीय जनता की खुशहाली, सभ्यता और संस्कृति को दूर दूर तक फैलाती है। राष्ट्रीय झंडे के रंगों की योजना सन 1921 में कांग्रेस अधिवेशन में हुई थी। जो ये रंग है, इसकी जो बनाया गया था झंडा, इसकी योजना प्लानिंग कहाँ से शुरू की गई थी? 1921 में कांग्रेस अधिवेशन में हुई थी। पहली अवस्था में भारतीय राष्ट्रीय ध्वज का लक्ष्य आजादी लेना और लघु उद्योगों द्वारा देश की जनता को खुशहाली देना था। इस ध्वज का क्या मुख्य उद्देश्य था? कि हमें आजादी लेना है और लघु उद्योगों द्वारा देश की जनता को खुशहाली देना था। ठीक इसी विचार से सफेद पट्टी में चरखे को स्थान दिया गया। जो चरखा बना गया है, चक्र में चरखा यहाँ पे उस चक्र से है, तो चरखे को स्थान दिया गया है। आजादी के बाद 22 जुलाई 1947 को भारतीय संविधान समिति ने झंडे के इस रूप और आकार को मान्यता प्रदान की थी। फिर उसके बाद ये झंडे का कब इसकी मान्यता दी गई? 22 जुलाई 1947 को भारतीय संविधान समिति ने झंडे को इस रूप और आकार को मान्यता प्रदान की। ठीक है, मान्यता प्रदान की। और इस झंडे के नीचे रहकर
हमारे देश के नेताओं ने देश की संविधानता को कायम रखने के लिए प्रत्येक प्रकार के त्याग और बलिदान के लिए तैयार रहने, देश को खुशहाल बनाने, भारत में ही नहीं बल्कि सारे संसार में शांति स्थापित करने की शपथ ली थी। हमें अपने प्यारे राष्ट्रीय ध्वज का सम्मान करना चाहिए। क्लियर हो गया राष्ट्रीय ध्वज वाला? क्यों? यस मैम। चलो यस मैम। फिर क्या है? थर्ड क्या हमारा? राष्ट्रीय पशु। ठीक है, थर्ड हमारा है राष्ट्रीय पशु। इसमें क्या है? राष्ट्रीय पशु के रूप में मैम राष्ट्रीय पशु में एस लगा, क्या बनाना है पीछे? क्या चीज? राष्ट्रीय मैम या हाँ, पिकॉक है मैम, पिकॉक। राष्ट्रीय पशु। ठीक है, क्लियर है? एस मैम। ठीक, फिर है राष्ट्रीय पशु के रूप में पाई जाने वाली बाघ की 8 प्रजातियों में से भारत में प्राप्त प्रजाति रॉयल बंगाल टाइगर के नाम से जानी जाती है। यहाँ पे क्या बताया जा रहा है कि 8 प्रजाति होती है, जिनमें भारत में जो पाई जाती है प्रजाति, तो भारत में जो प्रजाति पाई जाती है, भारत में प्राप्त प्रजाति रॉयल बंगाल टाइगर के नाम से जानी जाती है। इसके शरीर पर पीली तथा काली धारियां बनी हुई है। जो इसकी पीठ है उसके शरीर पर क्या बना हुआ है? पीली और काली कलर की धारी मतलब रेखा बनी हुई है। यह समस्त मांसभक्षियों में सबसे अधिक शक्तिशाली और फुर्तीला होता है। जो टाइगर होता है, बाघ मीन्स टाइगर जो होता है, वो क्या होता है? सभी जो मांसभक्षी है मतलब जो मांस खाने वाले जानवर होते हैं उसमें क्या है? ये अधिक ही शक्तिशाली और फुर्तीला होता है। उसकी दहाड़ उसकी शक्ति का प्रतीक होता है। जब ये दहाड़ता है तो जब दहाड़ रहा है तो इसकी प्रतीक क्या है? इसका शक्ति का ही यही प्रतीक होता है। यह बहुत ही पराक्रमी पशु है। इसकी विशेषता में हमारे देश की भी विशेषता निहित है। ठीक है, यहाँ तक समझ में आया? फिर उसके बाद क्या है हमारा? फोर्थ राष्ट्रीय पक्षी। फोर्थ हमारा है राष्ट्रीय पक्षी। ठीक है, राष्ट्रीय पक्षी अब देखो क्या है? मोर को हमारा देश का राष्ट्रीय पक्षी माना जाता है। जो मोर होता है जानते हो ना, राष्ट्रीय पक्षी हमारा क्या है? मोर। तो मोर को हमारे देश का राष्ट्रीय पक्षी माना जाता है। मोर देखने में ही सुंदर है। इसकी लंबी पूंछ, चमचमाती लंबी नीली गर्दन, पंखाकार कलगी विशेष रूप से आकर्षित करती है। ठीक है, भगवान श्री कृष्ण पंखों का मुकुट धारण करते थे। जो भगवान श्री कृष्ण थे इसके जो मोर का पंख होता है उसको धारण करते थे। वर्षा ऋतु में मोर का नृत्य बड़ा ही मनमोहक लगता है। जब वर्षा होती है तो क्या करता है? मोर नाचने लगते हैं ना, तो जब वो नृत्य करते हैं तो उनका नृत्य बहुत ही आकर्षण और बहुत ही सुंदर लगता है। भारत में मयूर को भारतीय लोक जीवन और लोक कथाओं में आदि में विशिष्ट स्थान प्राप्त है। मोर इतना सुंदर होते हुए भी विषैले सर्पों का निगल जाता है। ये क्या खाता है? ये सुंदर तो है लेकिन इसका भोजन क्या है? इसका भोजन है सांप। ठीक, इसकी विशेषता में हमारे देश की भी यही विशेषता निहित है कि यदि हमारे देश की तरफ कोई टेढ़ी निगाह करके हमारे राष्ट्रीय एकता में कोई विघ्न डालना चाहेगा तो हमें विषैले सर्प की तरह उसकी भी वही दशा कर देंगे। ठीक है, फिर लास्ट हमारा क्या है? लास्ट हमारा है फिफ्थ है हमारा राष्ट्रीय पुष्प। ठीक है, लास्ट हमारा है राष्ट्रीय पुष्प। कमल के फूल को हमारे देश के राष्ट्रीय पुष्प के रूप में स्वीकार किया गया है। क्या है इसमें कि जो कमल के फूल है उसे कमल के फूल को हमारे देश के राष्ट्रीय
फूल पुष्प के रूप में स्वीकार किया गया है। कमल का फूल कीचड़ में उत्पन्न होता है, फिर भी इतनी सुंदरता को प्राप्त होता है। क्या होती है? फिर भी इतनी उसकी सुंदरता बनी रहती है। देवी देवताओं आदि के विभिन्न अंगों की उपमा कमल के फूल से ही की जाती है। उनकी जो तुलना होती है, यहाँ उपमा का मतलब है तुलना, जो उसकी तुलना की जाती है वो कमल के फूल से की जाती है। इसमें हमारे देश की यह विशेषता निहित है, इसमें भी हमारे देश की कहीं ना कहीं विशेषता निहित है। जिस प्रकार कमल कीचड़ में भी उत्पन्न होकर खिलता है, उसी प्रकार निम्न श्रेणी के व्यक्ति उन्नति के साधन को प्राप्त करके उन्नति को प्राप्त कर सकते हैं। ठीक है, समझ में आया इतनी चीज? देखो हर चीज का क्या है, यहाँ पे हर चीज का अलग अलग अर्थ बताया गया। जो राष्ट्रीय चिन्ह है उसमें बताया गया है कि क्या क्या उसमें किसके लिए प्रयोग किया जाता है। फिर राष्ट्रीय ध्वज है, उन तीनों रंगों की विशेषताएं बताई गई है कि भारत के लिए ये जो 3 रंग है जो झंडे पे बने हैं उसका अर्थ हमारे लिए क्या है। ठीक है, फिर उसके बाद है हमारा राष्ट्रीय पशु, जो बता रहा है कि वो कितना तेज है, शक्तिशाली है, वो कैसा दिखता है। फिर उसके बाद है राष्ट्रीय पक्षी, जिसके बारे में बताया गया है कि वो बहुत ही सुंदर होने के बावजूद भी वो जहरीली चीजों का सेवन करता है। क्यों करता है? क्योंकि यहाँ बताया जा रहा है कि जहरीली, इसमें ये इसका अर्थ होता है कि अगर गलत चीजें या कोई भी चीज जो हमारे राष्ट्र को अहित करे या नुकसान पहुंचाए तो हमें भी उसकी तरह उसका बहिष्कार करना चाहिए। फिर लास्ट हमारा है राष्ट्रीय पुष्प, जिसमें ये बताया गया है कि कितनी भी गंदगी या कितनी भी उस स्थिति में खड़े हो, लेकिन हमें क्या करना चाहिए, हमें कमल के फूल की तरह खिलना चाहिए। स्थिति हमारी जो भी हो, लेकिन हमें क्या करना चाहिए, हमें सही से उन्नति की ओर अग्रसर होना चाहिए। क्लियर है इतनी चीज आप लोगों को? कंफ्यूजन इसमें किसी चीज क्या बताओ? नो मैम। कोई कंफ्यूजन है तुम लोग को? मैम हाँ बोलो मैम बोलो मैम, बोलो। इंग्लिश हाँ सुन रहे हैं। हिंदी लिटरेचर का मैम हिंदी लिटरेचर का 4th लेसन का मैम आप काम भेजी हैं? हम देख के बता देंगे, ठीक है, सर के पास है। ठीक है, अभी जो पढ़ा रहे हैं उसको सुनो। फिर उसके बाद क्या है, देखो कुछ अर्थ हम बता दे रहे हैं जिसका अर्थ आप लोगों को पता नहीं होगा। ठीक है, यस मैम। मान्यता मीन्स होती है स्वीकृति, मतलब जिसकी स्वीकृति हमें प्राप्त हो जाती है। ठीक है, अधिकार। शपथ मीन्स होता है प्रतिज्ञा। ठीक, बख्श होता है आने वाला। निहित मतलब होता है स्थापित। नहीं मैं इसको ये मैं जब चीज तो कर लिखी देखो मानता और फिर उसके बाद है स्वाधीनता, जिसका अर्थ होता है आजादी। ठीक, इतनी चीज समझ में आ गई? क्लियर है? यस मैम। यस मैम। मैम क्लास खत्म? नहीं अभी नहीं, क्वेश्चन बताइए। यस मैम। फर्स्ट है हमारा क्वेश्चन,
मैम आवाज नहीं आ रही है। पहली अवस्था दिख तो रहा है ना, पहली अवस्था में भारतीय, मैम नहीं दिख रहा है। दिख रहा है? यस मैम। नो मैम। अपना वीडियो सही कीजिए। पहली अवस्था में भारतीय राष्ट्रीय ध्वज का लक्ष्य क्या था? बताइए। हर्ष, जैसे आंसर पता है बताइए। पहली अवस्था में भारतीय राष्ट्रीय ध्वज का लक्ष्य क्या था, जो बोर्ड पे लिखा है? मैम आजादी, मैम आजादी। आजादी। और क्या था पहला लक्ष्य? पहला लक्ष्य आजादी था ना? यस मैम। शांति व्यवस्था को बनाए रखना था। ठीक है, यस मैम। यस क्लियर है? यस मैम। यस मैम। आजादी लेना और उद्योगों को क्या था? उद्योगों द्वारा देश की जनता को खुशहाल करना था। ठीक है, सेकंड क्वेश्चन है हमारा, बात मत कीजिए। हम क्या? दूसरा क्वेश्चन है, राष्ट्रीय झंडे के रंगों की योजना कब हुई? कब हुई थी बताओ? मैम 22। मैम ये वाला क्वेश्चन है नहीं है। हाँ मुझे पता है ये क्वेश्चन नहीं है, बुक के हम कोर्स के पीछे बीच से पूछ रहे हैं। हमें पता है वीडियो फंस जाएगा आप लोगों का। ये क्वेश्चन मैंने क्वेश्चन आंसर एक्सरसाइज से नहीं पूछा है, ये मैंने चैप्टर के बीच से पूछा है। आप लोगों को चैप्टर पढ़ाए हैं तो इसका मतलब आप लोगों को पता भी होना चाहिए एक एक लाइन। आंसर बताओ। कब हुई थी? मैम 1921 को। वेरी गुड, आंसर इसका है 1921 को हुई थी। जब हम कुछ अगर आप लोगों को चैप्टर पढ़ाते इसका क्या मतलब है कि अगर बुक के बीच का भी क्वेश्चन आंसर आता है तो आप लोगों को वो चीज पता होना चाहिए। जरूरी नहीं कि जो एक्सरसाइज के बीच लास्ट में दे रहा है तो वही क्वेश्चन आंसर आप लोग पढ़ें। क्लियर है? तो जो Yes, चीज ma'am. पढ़ाया जाए उसको सही से पढ़ा कीजिए। चलिए ठीक है, तो फिर क्लास एंड करते हैं। ठीक है, थैंक यू मैम। नेक्स्ट डे पे फिर क्लास करते हैं। ठीक है, थैंक यू। थैंक यू मैम। थैंक यू मैम।